नमस्कार। गुरु सत्ता के चरणों में नमन वंदन करते हुए मैं डॉक्टर गरिमा साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय के योग विभाग एवं IQAC की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भूतपूर्व सचिव स्वर्गीय ओम अवतार जी की सूक्ष्म उपस्थिति एवं प्रबंध समिति व आदरणीय प्राचार्य जी के संरक्षण में आज के इस वेबिनार का आयोजन होने जा रहा है। मैं हृदय से स्वागत करती हूँ अपने सभी गुरुजनों का, देश विदेश से जुड़े सभी प्रतिभागियों का। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज विश्व जनसंख्या दिवस है, जो कि हमारे वेबिनार की थीम है। वेबिनार को आरंभ करने से पूर्व मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर शशि शुक्ला मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। हम चाहते हैं मैम आप हम सभी लोगों का उत्साहवर्धन करने हेतु उपस्थित हों और इस वेबिनार को संचालन की स्वीकृति प्रदान करें। आदरणीय प्राचार्य जी। मेरी आवाज आ रही है गरिमा? आ रही है? धन्यवाद। सभी को नमस्कार। समय समय पर कुछ न कुछ कार्यक्रम समाज को जागरूक करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। आज का अभियान या यूं कहें जागरूकता मिशन सरकार, संगठन, जनता को राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जनता को राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या की भूमिका क्या है और क्या हो सकती है, इस पर विचार करने के लिए है। मैं अपने साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली के प्रबंध तंत्र का आभार व्यक्त करते हुए सबसे पहले अपनी आज की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को साधुवाद देना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के लिए। हमारा विद्यालय समय समय पर अनेक क्रियाकलापों में सदैव अग्रणी रहा है। आज का कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। ऐसा नहीं कि हमारा ही देश जनसंख्या के प्रति गंभीर है। यह मिशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है, क्योंकि कम जनसंख्या पर्याप्त साधन ये किसी भी देश के विकास के लिए मूल मंत्र है। देश के विकास के संभावित उपायों में सबसे सही उपाय है। जब सभी के लिए पर्याप्त साधन होंगे, तभी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। आज हरे भरे खेत प्लॉट बनते जा रहे हैं, अन्न देने वाले खेत नगर बनते जा रहे हैं, जिसके लिए कितने पेड़ कट रहे हैं और हरियाली का विनाश हो रहा है। लेकिन हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे नगर का विकास हो रहा है और विस्तार हो रहा है। क्या ये सही है? यह शहर का विस्तार नहीं है, यह जनसंख्या का विस्तार है, जो भविष्य में हमारे विकास की जड़ें कमजोर करेगा। जनसंख्या विस्तार के परिणामों की हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके क्या दुष्परिणाम होंगे हम सोच ही नहीं पा रहे। हमें विकास अपनी सोच का करना है कि आज जो हम कर रहे हैं उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। देश के विकास में सबसे संभावित उपायों में सबसे बड़ा उपाय परिवार नियोजन है, और जनसंख्या को देखते हुए लगता है कि यह कार्यक्रम विफल इसलिए है कि इसे सरकार चला रही है। इसे परिवार के जागरूक होने से सफलता मिलेगी। सरकार तो अपना काम कर रही है,
एक्चुअली परिवार को जागरूक होने की जरूरत है। आज सजग नहीं हुए तो आने वाला समय बेहद विस्फोटक होगा। हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना है, इस पर गंभीरता से हमें ही विचार करना होगा। आज के विचार मंथन में हमारे महाविद्यालय के मंच को सुशोभित करते हुए हमारे बीच हैं मुख्य वक्ता डॉक्टर गीता रानी शर्मा जी, वाराणसी से। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं पुनः अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को साधुवाद देते हुए कार्यक्रम की सफलता की कामना करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा उत्साहवर्धन किया, हम सभी लोगों का, और इस वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए आपकी अनुमति हमें मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने महाविद्यालय की राजनीति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रीति पाठक मैम को। मैम, आपसे आग्रह है कि आप आइए और हमारे आज के मुख्य वक्ता का स्वागत। हेलो, आवाज आ रही है गरिमा? यस मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी तुमने भी बता दिया और सभी को जैसा कि विदित है कि आज हम विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी प्राचार्य महोदया ने बहुत ही सुंदर ढंग से बड़े ही विचार उत्तेजक तरीके से ये सारी बातें बताई कि किस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और अगर ये जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो निश्चित रूप से हम विनाश की ओर जाएंगे और विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी देश का विकास उसकी जनसंख्या पे, उसकी मानव संपदा पे निर्भर करता है। कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली तभी हो सकता है जब उसकी जनसंख्या का आकार समुचित हो, लेकिन जब उसका आकार जो है वो अधिक बढ़ता चला जाता है तो निश्चित रूप से ये किसी भी राष्ट्र के लिए चिंता और चिंतन का विषय बन जाता है। जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चिंता का विषय बन गई थी। 1987 में सारे विश्व को, जब हमारी 11 जुलाई का ही वो दिन था जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब पे पहुंच गई थी और विश्व के लिए एक चिंता का विषय बना कि हमें निश्चित रूप से इसको नियंत्रित करना है। और उसके पश्चात 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक प्रस्ताव पास करके 11 जुलाई को एक विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का प्रारंभ किया, उसका श्री गणेश किया। और उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमारी जनसंख्या इतनी हो जिससे प्रत्येक राष्ट्र उसका समुचित रूप से भरण पोषण कर सके और एक सही रास्ते पर विकास की ओर अग्रसर हो सके। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि बातें कही जा चुकी हैं और जैसा कि हमारी प्राचार्य जी ने कहा, मैं पुनः एक बार आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी प्राचार्य जी का भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में। और मैं जरा सा ये बताना चाहूंगी कि आपने प्राचार्य के रूप में अभी तत्काल ही कार्यभार ग्रहण किया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभवी व प्रतिभाशाली नेतृत्व में महाविद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और हम सब एक निश्चित दिशा की ओर, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं अपने आयोजन समिति के सभी सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं इस वेबिनार में सहभागिता कर रहे अपने सभी शिक्षक साथियों जो विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से इसमें जुड़े हुए हैं, उन सभी का और अपनी छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी IQAC समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करती हूँ और उन सब में हमारी जो IQAC की कोऑर्डिनेटर हैं, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर अनामिका कौशिवा जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और हम सबकी छोटी बहन और इस कार्यक्रम की इस वेबिनार की संयोजिका डॉक्टर गरिमा गंगवार का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। उनको अपना आशीर्वाद देती हूँ कि वो इसी तरह निरंतर हम सबके साथ लगी रहें और हम सबको कई बार उनसे प्रेरणा मिलती है इन सब चीजों को करने की। बहुत बहुत आभार गरिमा।
और अब मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के इस वेबिनार की हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर गीता रानी शर्मा जी का पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैम आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस, कल शायद 3-4 बजे मैंने उनको फोन किया है कि दीदी आपको हमारे सेमिनार में आना है, और जिस तरह से उन्होंने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया इतने शॉर्ट नोटिस पे, मैम आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि इससे पूर्व भी वो वाराणसी की रहने वाली हैं, और इससे पूर्व भी हमारे महाविद्यालय में मैंने एक कार्यशाला कराई थी 3 दिवसीय ह्यूमन राइट्स पे, और उसमें भी मैम हमारे यहाँ आई थी और एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य उन सबको यहाँ पे आकर के दिया था, और सभी उस समय भी उनसे बड़े प्रभावित हुए थे। मैं बहुत समय न लेते हुए फिर से मैम का एक संक्षिप्त, क्योंकि किसी के बारे में भी बताना एक सूर्य को दीपक दिखाने के समान होता है, लेकिन एक औपचारिकता होती है। मैम का मैं एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष देना चाहूंगी। डॉक्टर गीता रानी शर्मा जी वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और बड़े खुशी की बात हम सबके लिए होनी चाहिए कि आप अपने महाविद्यालय की नैक व IQAC समिति की संयोजिका भी हैं। आपने आगरा कॉलेज आगरा व दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। आप 29 वर्षों से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा संस्थान से किसी न किसी रूप में संबद्ध रही हैं। आपको राज्य सरकार द्वारा नेक का नोडल सदस्य भी नामित किया जा चुका है। आपके कुशल संयोजन में आपके महाविद्यालय ने 2 बार नेक का कुशलतापूर्वक मूल्यांकन भी करा लिया है, और शायद आप भी 3री बार लाइन में लगे हुए हैं। आप न केवल अपने महाविद्यालय में नेक का संचालन कर रही हैं, बल्कि अन्य महाविद्यालयों में वाराणसी और उसके आसपास के जो अन्य महाविद्यालय हैं और राज्य स्तर पे भी दूसरे महाविद्यालयों में भी आप नेक के लिए जाकर के लोगों को दिशा निर्देश देती रहती हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोजित नेक की कार्यशाला को भी आपने संबोधित किया है कई अवसरों पे। साथ ही साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में आयोजित नेक की कार्यशाला में आपने रिसोर्स पर्सन के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप वाराणसी से प्रकाशित होने वाले शोध जर्नल शोध प्रवाह की संस्थापक सदस्य भी हैं। आपके रिसर्च पत्र कम से कम 25 से अधिक शोध पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। तो इस तरह के बहुमुखी प्रतिभा के और बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर गीता रानी शर्मा जी अपने गतिशील कार्यों और व्यक्तित्व से वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक जाना माना नाम है, और वो निरंतर अपने कॉलेज में इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन करती रहती हैं। मैम, हम पुनः सादर आपको आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं। प्लीज गीता मैम आइए और अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित कीजिए। गीता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीति, और आपके इन सदाशयता और प्रेमपूर्ण शब्दों के लिए, जिनमें थोड़ा प्रेम है, थोड़ी अतिशयोक्ति है और बहुत सारा सद्भाव है। सबसे पहले तो महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शशि शुक्ला, IQAC कोऑर्डिनेटर, कार्यक्रम की संचालक, महाविद्यालय परिवार के अन्य सदस्य, इस वेबिनार में ऑनलाइन माध्यम से अन्य महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए मित्र और विद्यार्थियों, बहुत 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 प्यारी छात्राओं। सबसे पहले तो मैं वर्षों पहले जब मैंने साहू रामस्वरूप कॉलेज का विजिट किया था, तो उस समय शायद मुझे धन्यवाद कहने का मौका नहीं मिला था। और हाँ, अब मैं उस समय की जो हॉस्पिटैलिटी है मुझे आज भी याद है। आपके महाविद्यालय का वो माहौल मुझे आज भी याद है। और हाँ, अवसर मिलने पर निश्चित रूप से मैं पुनः वहां पर ऑफलाइन मोड में प्रत्यक्ष रूप से आप सबके बीच में आना चाहूंगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी आज की। अभी थोड़ी देर पहले ही चैट बॉक्स में मैं देख रही थी, किसी ने बधाई दी थी।
हैप्पी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्या आज का दिन हैप्पी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कहे जाने की श्रेणी में आता है? मैं और भी जाऊंगी, बहुत सारे ऐसे जो डेज हम मनाते हैं, विमेंस डे, बालिका डे, ओजोन डे, एनवायरनमेंट डे, वाटर डे, अर्थ डे, ये जितने भी डेज होते हैं ना, ये ना जाने क्यों मुझे बहुत गंभीर कर देते हैं, मुझे थोड़ा सा दुखी कर देते हैं। इनमें से किसी दिवस की मैं बधाई नहीं दे पाती। कारण शायद ये है कि ऐसे दिवस उन अवधारणाओं के लिए, उन घटकों के लिए, उन लोगों के लिए मनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी संकट में है, जहां कहीं ना कहीं कोई समस्या है, जहां कहीं ना कहीं कोई जटिलता है। अब वो चाहे पानी हो, वो चाहे धरती हो, वो चाहे पर्यावरण हो, वो चाहे बालिका हो, वो चाहे महिला हो, वो चाहे आज हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या हो। तो ये जो दिवस हैं, ये शायद हमारे लिए चिंतन का विषय हैं, हमारे लिए विमर्श के दिवस हैं कि जिनमें हम इस बात पर विचार करें, ऐसे रास्तों को ढूंढें और उन दिशाओं में काम करें जबकि इन दिवसों को मनाने की आवश्यकता ही न रह जाए। मेरे लिए शायद सबसे प्रसन्नता का दिन वही होगा जब ऐसे दिवसों का नाम हर सूची में से हट जाएगा, जब ऐसे दिवसों पर हमें कार्यक्रम आयोजित नहीं करने पड़ेंगे, जब ऐसे दिवसों पर मुझे कहीं जाकर व्याख्यान के लिए नहीं बुलाया जाएगा। शायद वो मेरे लिए सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन होगा। तो इस संदेश के साथ में मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने की अनुमति चाहूंगी आपके टेक्निकल मॉडरेटर से। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 के अवसर पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम थोड़ा सा कुछ जड़ों तक जाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ बहुत स्टीरियोटाइप्ड बात नहीं करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, डॉक्टर प्रीति ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। आज के अखबारों में भी यही खबरें होंगी, आज मीडिया पर भी यही खबर होगी, आज सारे चैनल्स पर भी शायद ऐसी ही कोई चर्चा चलेगी। तो ऐसी स्टीरियोटाइप्ड बातों से मैं थोड़ा सा बचना चाहूंगी। मैं आपको ले जाना चाहूंगी उन दिशाओं की ओर जहां से फूड फॉर थॉट मिल सके। हाँ, मैं कहूंगी कि मुझे फूड फॉर थॉट आज मिला है। अगर कल मुझे डॉक्टर प्रीति का इनविटेशन नहीं मिला होता तो शायद मैंने आज सुबह से लेके इस विषय पर इतना सोचा नहीं होता, और नहीं सोचा होता तो हाँ, फिर कहूंगी कि फूड फॉर थॉट मुझे नहीं मिला होता, मेरे लिए भी स्टीरियोटाइप्ड तरीके से शायद आज का दिन निकल गया होता। तो आइए आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से आखिर हमारा मतलब क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन से आखिर हमारा क्या मतलब है। तो ये जो टर्म है, ये टर्म विश्व की जो मानवीय जनसंख्या है उसकी ओर संकेत करता है, और उस मानवीय जनसंख्या में से भी वर्तमान में जो लोग पृथ्वी पर जीवित अवस्था में हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन से हमारा तात्पर्य उस पॉपुलेशन से है, उस जनसंख्या से है। आगे बढ़े, एक वर्ल्ड क्लॉक में आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए जरा, क्या आपके दिल की धड़कनें बढ़ती हैं? मेरे तो दिल की धड़कन निश्चित रूप से आपके लिए, जब मैं इस प्रेजेंटेशन को आज सुबह प्लान कर रही थी, बढ़ती है। ये करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन का डेटा हमारे सामने है। शायद हमारे हृदय की गति से ज्यादा तीव्र गति से यहाँ पर हर समय वो डेटा बढ़ता जा रहा है। क्या ये डेटा आपको डराता नहीं है? क्या ये डेटा आपको कुछ सोचने पर विवश नहीं करता है? तो ये टिक टिक करती हुई वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक हमारा ध्यान आकर्षित करती है। मैं थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूंगी आपको। हम 10 कंट्रीज की लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं। टॉप पर चाइना है। हम अपने मन में सोचकर खुश हो सकते हैं कि अभी भी हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जरा देखिए तो यहाँ आपको ये अंक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जरा अगर कुछ सेकंड ही अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम वहां पर ये पाते हैं कि भारत में ये अंक जितनी तेजी से बदल रहे हैं उतनी तेजी से ये चीन में नहीं बदल रहे हैं। तो शायद ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जबकि हम ये कह सकेंगे कि हमने इस जगह पर भी फर्स्ट रैंकिंग हासिल कर ली है। क्या वो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय होगा? क्या वो हमारे लिए सेलिब्रेशन का विषय होगा? बिल्कुल नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा।
इसके अलावा मैं अगर कुछ और भी यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉपुलेशन की। यहाँ से अगर मैं इस प्रेजेंटेशन से वापस चलूं आगे, तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी कुछ थोड़े से और फैक्ट्स एंड फिगर्स। स्क्रीन शायद आप लोग देख रहे हैं। मेरी स्क्रीन आपके सामने है, क्योंकि यहाँ कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से मुझे आपसे कंफर्म करना पड़ रहा है। जी, तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, हम देख रहे थे वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये डेटा। यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन के बाद में अब अगर मैं बात यहाँ पर आपके साथ में करना चाहूँ तो मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हम अगर देखें तो यूएन जो प्रोजेक्शन करता है हमारे लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन के संदर्भ में, तो अगर हम नीचे से शुरू करें तो जुलाई 2021 में हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 7.9 बिलियन है। लेकिन अगर हम 2021 के बाद 2023 में जाएंगे तो ये 8 बिलियन हो जाएगी। हम अगर 2037 में पहुंचेंगे तो ये 9 बिलियन हो जाएगी। और 2057 में यूएन के प्रोजेक्शंस कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्शन कहते हैं कि हम 10 बिलियन की संख्या पार कर चुके होंगे। कुछ फैक्ट्स और देखते हैं। जब हमने खेती करना सीखा, यानी लगभग 8000 ईसा वर्ष पूर्व, तो जो विश्व की जनसंख्या थी वो लगभग 5 मिलियन थी जब हमने खेती करना सीखा। लेकिन 8000 सालों के बाद जब हम 1 AD तक पहुंचते हैं तो ये जो जनसंख्या थी ये 200 मिलियन हो चुकी थी। कुछ अनुमान बताते हैं कि ये 300 मिलियन थी, कुछ कहते हैं 600 मिलियन भी थी। लेकिन यहाँ ये जो संख्याओं का भेद है ये हमको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हमारे इतिहास में जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े थे उनको कंपाइल करने के मामले में हमारा जो एटीट्यूड था, हमारा जो अप्रोच था वो कितना अवैज्ञानिक था। कुछ फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, यानी औद्योगिक क्रांति जब हुई, तो वहां पर हमने कुछ बड़े परिवर्तन देखे। यहाँ हम ये देखें कि 1 बिलियन तक पहुंचने में हमें लगभग कितने वर्ष हमें लगे, ये हमने पीछे अभी देखा। लेकिन जो दूसरा बिलियन था, दूसरे बिलियन तक पहुंचने में हमें केवल 130 वर्ष लगे। 1 AD में हम 1 बिलियन तक पहुंच चुके थे, लेकिन सेकेंड बिलियन तक पहुंचने में हमें सिर्फ 130 वर्ष लगे। 1930 में हमने वो मार्क क्रॉस कर लिया था। 1960 में केवल 30 सालों के ही स्पैन में हम 3rd बिलियन तक पहुंच चुके थे। लेकिन 1974 में 4th बिलियन तक पहुंचने में हमें बस 15 साल लगे, और 5th बिलियन तक पहुंचने में हमें सिर्फ 13 साल लगे, जो आंकड़ा हमने 1987 में छुआ था। तो यहाँ हमारे सामने ये स्पष्ट होता है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो जिस तरीके से बढ़ता रहा वो बहुत अलार्मिंग था। अगर हम अकेले 20वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पर जो विश्व की जनसंख्या थी वो 1.65 बिलियन से 6 बिलियन तक पहुंच गई। 1970 में एक रफ सा अनुमान है, एक सामान्य सा अनुमान है कि हमारी अभी जितनी जनसंख्या है 1970 में लगभग इससे आधी थी। आगे आने वाले समय में लेकिन हमारे लिए एक सिल्वर लाइन इन द क्लाउड जो है वो ये कहती है कि वर्तमान में जो ग्रोथ रेट में जो कमी हो रही है, इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह के मिशन से, इस तरह की योजनाओं से जो थोड़ी समझदारी जैसी बढ़ रही है, उससे ये कहा जा सकता है कि अब से दोगुने होने में हमें लगभग 200 साल लगेंगे, जबकि अब से पहले जो दोगुने होने का रेट था वो हमने लगभग 50 वर्षों में हमने वो दूरी तय कर ली थी। मैं आपको एक बार फिर पॉपुलेशन क्लॉक की ओर ही लेकर चलना चाहूंगी। एक बार हम फिर से उस पॉपुलेशन क्लॉक को देखेंगे और मैं फिर से आपको पूछूंगी, क्या ये आंकड़े आपको डराते नहीं हैं? क्या इन आंकड़ों से आपको डर नहीं लगता? क्या ये आंकड़े आपको कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करते? और ये आंकड़े तो वो हैं जो कि
हॉस्पिटल्स के माध्यम से या जहां पर जनसंख्या रजिस्ट्रेशन होती है उस माध्यम से हमारे पास में आ रहे हैं। उन आंकड़ों का क्या जो किसी गिनती में नहीं है। तो आज का जो दिन है वो निश्चित रूप से हमारे लिए ये सोचने का दिन है, हमारे लिए गंभीरता से इस दिशा में बढ़ने का दिन है, जबकि हम इन विषयों पर बात कर सकें, इन विषयों पर हम अपनी भूमिका तय कर सकें, इन विषयों पर हम अपने रोल के बारे में सोच सकें कि हमारा रोल क्या हो सकता है। अब मैं अगर अपनी बात कहूं एक एकेडमिशियन होने के नाते, आप किसी भी समस्या की बात मुझसे कीजिए, आप मेरे सामने कोई भी समस्या ला के दीजिए, मेरी दृष्टि में हर समस्या की जो जड़ है वो शिक्षा में मिलती है। अगर हम किसी भी समस्या का डिसेक्शन करने लगते हैं, हम उसकी रूट्स की ओर जाने लगते हैं, हम मैक्रो से माइक्रो की ओर जाने लगते हैं, तो हर समस्या की जो जड़ें हैं वो हमें शिक्षा में मिलती है। तो क्या जनसंख्या वृद्धि जो समस्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो समस्या है, इस समस्या की जड़ें क्या शिक्षा में नहीं है? क्या कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारे शैक्षिक तंत्र में ये कमी नहीं रह गई है? क्योंकि हमारे यहाँ से ही जो विद्यार्थी जाते हैं वही तो युवा होकर समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई बनते हैं। क्या हम उनको इस बात के लिए तैयार कर पाते हैं कि वे जब समाज में जाते हैं, वे जब परिवार बनाते हैं, वे जब विवाह करते हैं, वे जब संतानोत्पत्ति की स्थिति में जाते हैं, तो क्या वो सोचते हैं कि उन्हें क्या करना होगा, उन्हें क्या करना चाहिए? तो जब समस्या की जड़ें हमें शिक्षा में मिलती हैं, तो यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हर समस्या का समाधान भी हमें शिक्षा में ही मिलता है। अगर हम जड़ों की ओर जाते हैं, अगर हम समस्याओं को वहां से ढूंढ पाते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान भी हम शिक्षा के माध्यम से ही ढूंढ सकते हैं। अब हम कैसे शिक्षा के माध्यम से ढूंढ सकते हैं? एक शैक्षिक संस्था होने के नाते क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है कि हमारी संस्था में विद्यार्थी एडमिशन के लिए आए, कुछ महीनों की यहाँ पर पढ़ाई कर लें, वर्ष के अंत में परीक्षा दे लें और उसके बाद कागज का टुकड़ा एक डिग्री के रूप में लेके वहां से बाहर चले जाएं? क्या हम अपने विद्यार्थियों को जीवन की इन समस्याओं से जूझने के लिए तैयार कर पाते हैं, या हम ये इंतजार करते हैं कि जब वो हमारे सिलेबस का हिस्सा बनेगा? या जिन विषयों में पॉपुलेशन की पढ़ाई की जाती है, क्या समाजशास्त्र में ही डेमोग्राफी को पढ़ाया जाना चाहिए? या क्या हर विषय के शिक्षक की जिम्मेदारी ये नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी कक्षा में किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से अपने विद्यार्थियों को इन ज्वलंत समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर सके और इन समस्याओं के निराकरण में सहभागी होने के लिए उनको तैयार कर सके? वक्त की जरूरत क्या है? वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, जो नीड ऑफ द आवर है, कि जो हमारी एजुकेशन है वो जीवन की एजुकेशन बननी चाहिए। हमारी आज की जो शिक्षा है उसका हमारे जीवन से कहीं कोई ताल्लुक नहीं रह गया है। हमारी आज की जो शिक्षा है वो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को कोई नौकरी देने के लिए तैयार करती है, ज्यादा से ज्यादा वो आजीविका की शिक्षा है, लेकिन उसमें से जीवन और जीवन मूल्य लगभग नदारद है। इसी का एक उदाहरण है ये जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्या। क्योंकि अगर एक शैक्षिक संस्था के रूप में अगर हम सही शिक्षा दे पा रहे होते, अगर हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं वो अगर ऐसे विषयों को हर स्तर पर पाठ्यक्रम का अंग बना पाते, अगर एक शिक्षक के रूप में ऐसे विषय भले ही पाठ्यक्रम का अंग बने न बने, लेकिन हम अपनी कक्षा में डिस्कशन का अंग उसको बना पाते, तो शायद ये समस्या इतना गंभीर रूप नहीं लेती। वक्त की जरूरत ऐसे में फिर क्या हो जाती है कि क्या हमें शिक्षा को सिर्फ आजीविका के लिए ही देना चाहिए, या शिक्षा की जरूरत प्री बर्थ एजुकेशन के रूप में भी होनी चाहिए? यहाँ मैं कोट करना चाहूंगी आचार्य रजनीश को, जिन्होंने शिक्षा में क्रांति की अवधारणा पर जब बात की तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मात्र कुछ वर्षों तक चलने वाली कवायद नहीं है कि आपने स्कूल में एडमिशन लिया, स्कूलिंग कर ली, उसके बाद कॉलेज में चले गए, वहां की पढ़ाई कर ली, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर लिया, कोई विशेषज्ञता हासिल कर ली और उसके बाद उससे संबंधित कोई नौकरी हासिल कर ली, बात समाप्त हो गई। आचार्य रजनीश कहते हैं कि शिक्षा जीवन के पूर्व से लेके मृत्यु के पूर्व तक चलने वाली प्रक्रिया है।
यानी आवश्यकता इस बात की है कि हम प्री बर्थ एजुकेशन पर भी बात करें। अब जब हम प्री बर्थ एजुकेशन पर बात करेंगे तो उसकी शुरुआत शायद प्री वेडिंग एजुकेशन से हो जाएगी। विवाह पूर्व शिक्षा भी बहुत अधिक आवश्यक हो जाएगी, जहां हम जो होने वाले माता पिता हैं या समाज में जाने वाले जो युवा हैं जो आगे बढ़कर अपना परिवार बनाएंगे, हम उनको जनसंख्या विस्फोट के खतरों से परिचित करा सकें, जनसंख्या नियमन की ओर आकर्षित कर सकें और समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अपनी भूमिका अदा करने के लिए, इन समस्याओं के निराकरण में सहभागी बनने के लिए, स्टेक होल्डर बनने के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए हमें कुछ संकल्पों की आवश्यकता होगी। अब वो संकल्प सरकार के स्तर पर होंगे, सरकारें अपना काम कर रही हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को मनाए जाने जैसी अवधारणा भी सरकारों की इच्छा शक्ति का परिणाम है। आज ही मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसको 2021 से लेके 2030 तक के लिए फॉर्मुलेट करने की दिशा में कुछ आदेश जारी किए गए हैं। सरकारों की ओर से फंड्स का डाइवर्जन किया जाता है इस तरह के कार्यक्रम चलाने के लिए या इस समस्या पर नियंत्रण करने के लिए। तो सरकारें तो अपनी भूमिका का निर्वहन कर ही रही हैं। इसके अलावा मैं अभी चैट बॉक्स में देख रही थी कि जो 2 चाइल्ड फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दिया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इस तरह के जो प्रस्ताव आ रहे हैं, बहुत सारे ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर जो बात आ रही है, सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन जरूरत इंस्टीट्यूशनल रिजोल्यूशंस की भी है। जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी कि हर संस्था अपने लिए कुछ ऐसे रिजोल्यूशंस ले कि उस संस्था की जो गतिविधियां हैं, उस संस्था के जो क्रियाकलाप हैं, वो ऐसी समस्याओं के निराकरण में किस तरह सहभागी हो सकते हैं। एक शैक्षिक संस्था के रूप में मैंने अभी जैसा कहा, हम एक शिक्षक के रूप में, एक एकेडमिक प्लानर के रूप में, एक इंस्टीट्यूशनल हेड के रूप में हम अपनी भूमिका तय कर सकते हैं और हम अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। हम अपने लेआउट्स बना सकते हैं, हम अपने फॉर्मूलाज डिवाइड कर सकते हैं, हम ऐसा माहौल अपनी संस्था में बना सकते हैं कि हमारी संस्था से निकलने वाले जो विद्यार्थी हैं या हमारी संस्था में रहने वाले जो लोग हैं वो इस समस्या के निराकरण में अपनी भूमिका गंभीरता से निर्वहन कर सके। और सबसे अधिक आवश्यकता है एक व्यक्ति के रूप में संकल्प लेने की, एक व्यक्ति के रूप में हम कैसे इस समस्या के निराकरण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आज सुबह सुबह आपके लिए ये प्रेजेंटेशन प्लान करते समय, हाँ मैं ये कहूंगी कि मुझे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया, तो शायद ये उतना अप टू द मार्क मेरी ही दृष्टि में नहीं है, लेकिन आपके लिए ये प्रेजेंटेशन प्लान करते समय जब सुबह सुबह मैंने वर्ल्ड क्लॉक देखा, वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक देखा, और जैसा मैंने कहा कि उसको देख के एक तरीके से सांस रुकने जैसी स्थिति होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपनी पीढ़ियों को क्या देने जा रहे हैं। आज मैं अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 5वीं मंजिल पर क्यों रहती हूँ? क्योंकि जमीन पर रहने के लिए जगह नहीं है, जमीन पर रहने के लिए जगह नहीं बनी। आज सड़कों से पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि सड़कों को बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में हम हैं उतनी ही ज्यादा संख्या में हमें गाड़ियों की जरूरत है, उतनी बड़ी संख्या में हमें मकानों की जरूरत है। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल के रूप में हम अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकते हैं? तो उस वर्ल्ड क्लॉक को देखकर मेरे घर में 21 साल का मेरा बेटा, मैंने उसको सामने बुलाया, मैंने उसको ये दिखाया, मैंने कहा बेटा देखो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक है, और अब के बाद जब अगर तुम शादी ब्याह करोगे और अगर तुम ये निर्णय लोगे कि नहीं मुझे अपना बच्चा पैदा नहीं करना है, उसकी तुलना में मैं किसी अनाथ बच्चे को, मैं किसी ऐसे बच्चे को जिसके माता पिता नहीं हैं, किसी ऐसे बच्चे को जिसके माता पिता किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, या ऐसे बच्चे को जो किसी ऐसी माँ का बेटा है कि जो उसको अपना नाम नहीं दे सकती, अगर तुम उसको अपनाना चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। क्योंकि तब शायद तब तुम 1 या 2 बच्चों को जन्म देने की उस संख्या को कम करके एक इंडिविजुअल के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकोगे। यहाँ हमें उन टैबूज से मुक्त होने की भी जरूरत है कि अपना बच्चा तो अपना ही होता है, या हमें हमारे बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहिए ही चाहिए। शायद
ऐसे ही जो छोटे छोटी जो आहुतियां होंगी वो ही इस महायज्ञ में पूर्णाहुति का कार्य कर सकेंगी, वो ही इस महायज्ञ को सफल होने की दिशा को साकार कर सकेंगी। तो यहाँ हमें अपने तौर पर, हमें अपने तरीके से ये सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगी कि शिक्षण संस्थाओं से जुड़े होने वाले हम लोगों को कई भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। एक व्यक्ति के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एक अभिभावक के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एक शिक्षक के रूप में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने हमारी कक्षा से हर बार एक नई पीढ़ी निकल कर बाहर जाती है, और उस नई पीढ़ी को अगर हम जिम्मेदार बनाकर बाहर भेज सकें तो शायद आने वाले दिनों में ऐसे दिवस मनाने की आवश्यकता न पड़े। भले ही वो इतने वर्षों बाद हो, वो इतने दशकों बाद हो, वो इतनी शताब्दियों बाद हो, कि हम होंगे नहीं होंगे ये मैटर नहीं करता, लेकिन जमीन में अगर एक बीज भी छोड़ दिया जाता है तो वो अगर अंकुरित होता है, वो अगर पुष्पित पल्लवित होता है, तो पीढ़ियों बाद वो किसी को छांव देने, किसी को फल देने, किसी को फूल देने का कार्य कर सकता है। तो आइए एक ऐसे ही सुंदर विश्व का सपना देखें जिसमें ऐसे दिवसों को मनाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ऐसी समस्याओं पर बात करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसा हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रोफेसर APJ कलाम सर ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और ये सपना निश्चित रूप से हमारी, आपकी, सबकी आंखों की नींद उड़ाने वाला ही सपना है। मैं यहाँ कामना करूंगी कि इस समस्या के निराकरण के लिए, हाँ, आपकी आंखों की नींद उड़े, मेरी आंखों की नींद उड़े, हम सबकी आंखों की नींद उड़े, क्योंकि तभी तो हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। चलते चलते शिव मंगल सिंह सुमन की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगी इस बात के लिए कि हाँ, हम चाहें तो हम सक्षम हैं। कहते हैं सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो जरूरत है कि हम इन तूफानों की ओर ही अपनी नाव लेकर चलें, तभी शायद हम इन समस्याओं का, इन बातों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए और प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सार गर्भित व्याख्यान के लिए आपका हृदय से आभार मैम। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अपनी हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशा गुप्ता मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैम, आप विगत 12 वर्ष योग विभाग की संयोजिका रही हैं और बहुत ही अगाध हमें संरक्षण, प्रेम, स्नेह आपसे प्राप्त होता रहा है, और ये हमारा योग विभाग आपके ही संरक्षण में पुष्पित पल्लवित होता रहा है। मैम, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। अनम्यूट मैम कर लीजिए। अब आई आवाज? यस मैम। ठीक है। आज हम सभी इस वेबिनार में जो विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है उस पर एकत्रित हुए। मैं डॉक्टर आशा गुप्ता धन्यवाद देने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ये गुरुतर भार मुझे सौंपा गया है। ये जनसंख्या वृद्धि एक महामारी की तरह विश्व में पैर पसार रही है। हम कोरोना के लिए रो रहे हैं, लेकिन ये भी तो हमें देखना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि से संसाधन उस तेजी से नहीं बढ़ते जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, और संसाधन और जनसंख्या वृद्धि में एक नई बड़ी खाई पैदा होती जा रही है, जिसकी वजह से अपराध, महामारी, भुखमरी, गरीबी ये सब पैदा हो रहे हैं। धन्यवाद देना वास्तव में एक बहुत गुरुतर कार्य है।
और उस गुरुतर कार्य को करने के लिए यहाँ मुझे गरिमा जी ने आमंत्रित किया है। किसी के किए गए कार्य के लिए धन्यवाद एक छोटा सा शब्द मात्र है, क्योंकि हम उस कार्य से उपकृत होते हैं, कृतकृत होते हैं। अतः मैं डॉक्टर गीता रानी शर्मा जी का तहे दिल से, खुले दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने एनालिसिस करके, विश्लेषण करके जो डेटा हमारे सामने रखा, जो डेटा हमारे प्रस्तुत किया कि किस तेजी से हम जनसंख्या की तरफ बढ़ रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही श्लाघनीय है। हमारी शिक्षा व्यवस्था हर समस्या की जड़ है तथा हर समस्या का समाधान भी है। गीता रानी जी ने ये कहा और वास्तव में ये सत्य है। हर शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वह इस ज्वलंत समस्या से अपने जो विद्यार्थी हैं उनको रूबरू कराए। केवल कह देने मात्र से या वेबिनार करा देने मात्र से हम इस पर लगाम नहीं लगा सकते। हमें हर दरवाजा खटखटाना होगा, और ये दरवाजा लकड़ी का नहीं, मस्तिष्क रूपी दरवाजे की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, और वही शायद कहने का प्रयत्न हमारी वक्ता भी कर रही थी। तो मैं गीता रानी जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें कृतकृत्य किया, अपने इतने बहुमूल्य समय से समय निकालकर इतना ज्ञानवर्धक, रोचक और महत्वपूर्ण व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसके साथ ही मैं अपनी प्राचार्य डॉक्टर शशि शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो नई प्रिंसिपल है हमारी और उनमें ऊर्जा बहुत है। उन्होंने जो कुछ यहाँ पर प्रारंभ में कहा वो बहुत सत्य है और बहुत ही आवश्यक भी है। मैं अपनी IQAC की कोऑर्डिनेटर तथा इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनामिका कौशिवा जी का, वो भी बहुत लगन से कार्य करती हैं और जिस काम में घुस जाएं उसको पूर्ण करके छोड़ती है। मुझे उनकी ये आदत बहुत पसंद है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर प्रीति पाठक जी, डॉक्टर कनकलता सिंह जी और डॉक्टर राधा यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो हमारे पैनल से जुड़ी हैं और उन सबके सहयोग से ही हम सब इस तरह के कार्य कर पाते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर गरिमा गंगवार जी का, क्योंकि वो बहुत ऊर्जावान है। कहाँ से पूरा ये कोरोना काल में वो जिस तरह से कार्यक्रम करा रही हैं, खुद तो जुड़ती है और हम सबको समेटती। उनकी ये आदत मुझे बहुत पसंद है। हम मना भी करें तो नहीं, आपको करना है, उनकी ये चीज हमें बहुत पसंद होती है। हम मना करने के बावजूद दोबारा जुड़ जाते हैं। मैं अपना ही बता रही हूँ यहाँ पर, मैं दूसरे की बात नहीं कर रही। इन सब के बाद मैं अपने टेक्नीशियंस मोहित सिंह का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके बिना ये वेबिनार सफल नहीं हो सकता। अगर टेक्निक में अगर व्यवधान आएगा तो वेबिनार सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स, छात्र और छात्राएं इस वेबिनार से जुड़े हैं, उन सबको, क्योंकि इस कार्यक्रम की प्रयोजनीयता उन्हीं से है, ये वास्तव में उनके लिए। हम लोग तो सुन रहे हैं और हम लोग जान रहे हैं, लेकिन उनके जानने की उम्र है। जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन सब ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। अंत में ईश्वर का, क्योंकि उसके धन्यवाद के बिना कुछ भी संभव नहीं, उसके बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो ये वेबिनार तो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।
जैसा कि मैम आज आपका शेड्यूल बहुत टाइट था और मुझे पता है आपका बहुत ही अर्जेंट कोई कार्य था आज, जैसा आपने कल मुझे थोड़ा सा मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरी हृदय की भावनाओं को आपने वरीयता दी और आप पुनः तैयार हो गए। धन्यवाद ज्ञापन हेतु आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। मेरा सभी आशीर्वाद आशीर्वाद, प्रतिभागियों बहुत से बहुत आशीर्वाद। मेरा सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि अभी फीडबैक लिंक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। कृपया आप लोग अपनी मेल, सही मेल आईडी वहां पे लॉगिन करें, क्योंकि गलत मेल आईडी के कारण आप लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं पहुंच पाते हैं। 2 दिन ये फीडबैक लिंक ओपन रहेगा, तत्पश्चात फीडबैक लिंक क्लोज होते ही आप लोगों के प्रमाण पत्र आप लोगों की मेल आईडी के द्वारा आप तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वेबिनार का समापन हम नेशनल एंथम के साथ कर रहे हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Yes. अभी इसमें भी फीडबैक लिंक छोड़ दिया गया है, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं अभी पढ़ लें, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में छोड़ दिया जाए।